प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करने आए क्योंकि आप सभी लोगों को पता है हाई स्कूल में इस समय हर विषय में 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आ रहे हैं। तो अगर आपका इन 20 नंबर पे कमांड हो जाए तो आप बड़े आराम से 20 छक्का 120 अर्थात 20% नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे तुरंत। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है द 10 मिनट शो। और इस द 10 मिनट शो के अंदर हम लोग अब से प्रतिदिन एक एक लेसन का बहुविकल्पिक प्रश्न देखा जाएगा, वो भी अति संभावित प्रश्न, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न देखेंगे हम लोग। और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर को जान के और ऐसे भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे जो एकदम समझ लीजिए पेपर में छपेंगे। तो ये जो भी आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे इन पे आप फोकस करिए और इनको ध्यान से पढ़िए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग एक और बात बताते हैं आपको, ये सीरीज पूरा आपके पेपर से पहले तक चलेगी, तो इसमें आप जुड़े रहें और जिनको बताना चाहें उनको आप आराम से शेयर कर दीजिए जो आपके साथ में पढ़ने वाले हों। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग इतिहास वाले भाग से यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्वेश्चन आज देखेंगे। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि 10 मिनट से ज्यादा वीडियो लंबा ना हो पाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज से। आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति बच्चों में बता दूं, सन 1789 की बात है जब फ्रांस की क्रांति हुई थी। सन 1789 कहें तो 18वीं सदी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सदी कैसे निकालते हैं। तो बच्चों मैं बताऊं, जैसे आप यहाँ पे 1939 लिखा है, तो 1939 में कौन सी सदी है? तो सदी में 20वीं सदी से हम लोग गिनेंगे। क्यों? क्योंकि शुरुआत का ये जो अंक है उसको देखे, जो संख्या उसको देखे, 1939 का मतलब है 19 सदियां बीत चुकी हैं और 20वें में हम लोग प्रवेश कर गए और हम लोग उसमें भी 39 साल यहाँ पे आगे बढ़ गए। जैसे यहाँ 1789 है, 1789 का मतलब यह है कि हम लोग 17 सदियां जी चुके हैं, इसके बाद अगली 18वीं सदी में भी 89 साल जी चुके हैं। तो ऐसा ये दर्शाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1789। अगला कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? तो याद रखिएगा 1848। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? 1848। अगला क्वेश्चन है कि सन 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो आपको बता दें ये असीमित राजतंत्र था, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना सही है, असीमित राजतंत्र। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, अपने आप में बहुत महान शासक रहा वो। तो उसका संबंध कहां से था भाई? तो ये फ्रांस का राजा था, यानी फ्रांस हो जाएगा इसका सही जवाब। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था? तो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? तो आप कहेंगे 1804 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है 1804। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 1804 ईस्वी के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार। जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार को नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था, बाकी जितने भी हैं सबको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? तो आपको बता दें फ्रांस जो है वहां से राष्ट्रवाद का उदय होता है, यानी जन्म होता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश से प्रेम की भावना, सीधा सीधा मतलब है देशभक्ति की भावना। तो सबसे पहले ये भावना कहां से जागृत हुई थी? यूरोप में फ्रांस नामक देश से, जहां फ्रांस की क्रांति हुई थी सन 1789 में। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, याद रखिएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अगला राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म कहां से होगा भाई? फ्रांस की क्रांति से, क्योंकि फ्रांस की क्रांति से ही तो राष्ट्रवाद लोगों के मन में आने लगा। अगला क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा नए मध्यम वर्ग का उदय, ये भी सही है। उदारवादी विचारधारा का प्रसार, ये भी सही है। क्रांतिकारियों का उदय, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी, इसका जवाब आप लगाइएगा उपर्युक्त सभी, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का कारण ये सारे के सारे थे। अगला क्वेश्चन, अगला पेज हम लोग देखते हैं यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 अभी हम लोगों ने देखा, इसका जवाब था उपर्युक्त सभी। और अगला क्वेश्चन है मध्य वर्ग के उदय का कारण क्या था? तो मध्य वर्ग के उदय का कारण था औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का मतलब उद्योग धंधों का विकास होना। अगला क्वेश्चन जलवेराइन का गठन कब किया गया था? भाई जलवेराइन एक संगठन था जिसका गठन 1834 में हुआ था और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर है।
इसके बाद नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? आप सभी लोगों को बता दें, नेपोलियन जो था वो बहुत ही एक तरह से कहें तो बहुत कर्मठी टाइप का वो शासक था और वो अपने जिंदगी में कभी हार नहीं मानता था। लेकिन 1815 की बात है जब वाटरलू के मैदान में वो हार गया। तो 1815 में ये हारा था, कहां पे? वाटरलू के मैदान में। और इसी के जस्ट बाद बच्चों वियना की संधि होती है, याद रखिएगा। हाँ, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आप आंसर देंगे इसका मैटरनिख। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, मैटरनिख। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मैटरनिख। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। कौन सा? बुर्बो वंश। अगला हो जाएगा, वियना की संधि कब हुई? जब अभी बताए हैं वाटरलू के मैदान में जब ये हार गया कौन? नेपोलियन बोनापार्ट, उसके बाद ही वियना की संधि हुई 1815 में। तो 1815 में हारे भी थे और 1815 में ये वियना की संधि भी हुई। अगला है, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो जवाब हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोसेपे मैत्सिनी का संबंध किससे था? तो भाई जोसेपे मैत्सिनी का संबंध इटली के एकीकरण से था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, जोसेपे मैत्सिनी का संबंध जो था वो बच्चों इटली से था। क्वेश्चन है, यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी? तो भाई 1830 की बात है, 1830 जब यूरोप में आर्थिक मंदी आ गई थी। आर्थिक मंदी का मतलब बच्चों, जब युद्ध होता है तो तमाम चीजों के दाम में बढ़ोतरी हो जाती है, अर्थात महंगाई बढ़ जाती है और आय के सारे स्रोत खत्म हो जाते हैं, इसलिए ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं मंदी आ जाना। तो ऐसा कंडीशन उत्पन्न हो गया था 1830 में, कहां पे? यूरोप में। अगला क्वेश्चन है, जर्मन संस्कृति में बोक्सजिट का क्या आशय था? बोक्सजिट का मतलब था देश यानी राष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो याद रखिएगा बच्चों, ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था। कहां से था? जर्मनी से। और यही क्वेश्चन बन जाएगा कि जर्मनी के एकीकरण से किसका संबंध था? तो आप कहेंगे, इसे क्वेश्चन नंबर 21 बना लीजिए कि जर्मनी के एकीकरण से किसका संबंध था? जर्मनी के एकीकरण से किसका संबंध था? एकीकरण से संबंध किसका था भाई? तो वो भी हो जाएगा ऑटोवान बिस्मार्क। ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किससे था? जर्मनी के एकीकरण से था। जैसे कि इटली के एकीकरण से संबंध था किसका? जोसेपे मैत्सिनी का। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली की स्थापना की थी? तो भाई ध्यान दीजिएगा, यंग इटली जो बनाया था वो था जोसेपे मैत्सिनी। कौन था? जोसेपे मैत्सिनी। क्यों? क्योंकि इसी का संबंध है इटली के एकीकरण से। अगला आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? भाई ऑस्ट्रिया एक देश है, ऑस्ट्रिया एक देश है और ये जर्मनी और इटली दोनों के एकीकरण के खिलाफ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूरा हो गया? तो बताएं आपको, फ्रांस प्रसा का युद्ध जैसे ही हुआ वैसे ही जर्मनी के एकीकरण का सपना पूरा हो गया, अर्थात जर्मनी का एकीकरण संपन्न हो गया। अगला है, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया था? तो जनवरी 1871 इसका सही जवाब हो जाएगा, जनवरी 1871। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जनवरी 1871। अगला क्वेश्चन है, उदारवाद से तात्पर्य है? उदारवाद का मतलब क्या होता है? उदारवाद का मतलब होता है बच्चों, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। मतलब कि जो व्यक्ति है वो अपने आप में स्वतंत्र महसूस कर रहा है कि नहीं, इसके अलावा सबके साथ एक समान कानून व्यवहार कर रहा है कि नहीं, यही इसका मतलब है उदारवाद का मतलब। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये कहा था मैटरनिख ने, यही मैटरनिख जिसने वियना की संधि में मेजबानी किया था। अगला क्वेश्चन है, ड्यूक मैटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? तो भाई इन्होंने माना जोसेपे मैत्सिनी को, अर्थात जोसेपे मैत्सिनी इनके हिसाब से सामाजिक व्यवस्था के खतरनाक दुश्मन थे। अगला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो याद रखिएगा, यहाँ पे हमारे पास अगर ऑप्शन होता जोसेपे मैत्सिनी तो वो लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे गैरिबाल्डी, क्योंकि एक लोगों के कारण से तो एकीकरण नहीं हो पाया था, ये गैरिबाल्डी भी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
हाँ भाई 29 नंबर का जवाब हो जाएगा अपना जोसेफ गैरिबाल्डी। अगला क्वेश्चन है 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? तो भाई इससे क्या रिजल्ट आया कि हो गई फ्रांस की क्रांति कब? 1789 ईस्वी में। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाँ भाई एक होमवर्क में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। होमवर्क ये है, आपको सभी लोगों को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा कि लौह रक्त नीति, लौह रक्त नीति किसने अपनाया था, अर्थात लौह रक्त नीति किसकी थी? तो ऑप्शन भी मैं आपको दे रहा हूं यहां पे। तो आप सभी लोगों को होमवर्क वाला क्वेश्चन जरूर बताना है। आपका होमवर्क ये है कि लौह रक्त नीति किसकी थी या लौह रक्त नीति कौन अपनाता था? तो यहाँ ऑप्शन है गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, नेपोलियन, मैस्सिनी। आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। धन्यवाद। और रोज, अब आज तो थोड़ा सा वीडियो डालने में लेट हो रहा है, लेकिन हाँ प्रतिदिन आपको कल से 8 बजे, हर शाम 8 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और प्रतिदिन हमारे वीडियो को देखते रहें और अपने ज्ञान को और आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।